हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं यूपी डीएलएड का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे इसके पहले वाले वीडियो हमने कंप्लीट किया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। इसके बाद हमने कंप्लीट किया था कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, फिर पूर्णांक संख्याएं कंप्लीट किया था। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या पे। तो परिमेय संख्या होती क्या है, इसको हम आज जानेंगे कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या किस रूप की दिखाई देती है, इसको हम आज जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो पूर्णांक है, कोई आपके पास दो पूर्णांक है 3 और 7। 3 और 7 आपके पास कोई दो पूर्णांक है, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं 3/7। इस रूप की जो संख्या होगी उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इसी तरह अगर मान लेते हैं आपके पास कोई दो पूर्णांक है और -5 और 17, -5 और धन 17, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे -5/17। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से हम और पूर्णांक लेते हैं -8 और 18, तो -8/18 ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो दो पूर्णांक से मिलकर हम एक परिमेय संख्या बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है हम उसको जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा जो होती है, ये ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3/7 के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम 5/17 के रूप में, इसे हम 8/18 के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिए हैं तभी तो हम इसको परिमेय संख्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह अगर इसको हम अंश यानी इसके ऊपर को अगर हम P मान लेते हैं और इसके नीचे वाले को अगर हम Q मान लेते हैं, अगर इसके अंश को, इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं, तो इसके अंश को अगर हम P मान लेते हैं और हर को अगर हम Q मान लेते हैं, तो P/Q के रूप की जो संख्या होगी उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ये चीज आपको क्लियर। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पे हमारा P क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था, P अंश को क्या लिया था, एक पूर्णांक लिया था, हर को क्या लिया था, एक पूर्णांक लिया था। जहां पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, जहां पे P तथा Q एक पूर्णांक है और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर है, इसकी परिभाषा क्लियर है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख दे और P तथा Q एक पूर्णांक है और Q हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। उदाहरण में आप लिख लीजिए, आप अपने आप से खुद लिख सकते हैं, आप समझ गए हैं इसको। तो 3/7 15/18। अब ये हमारा क्या हो गया, अंश क्या हो गया, हमारा P हो गया, ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। 17/19। इसी तरह की जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हमने बोला Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जो यहाँ पे जो Q है, अगर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी हमारी ये परिमेय संख्या होगी। ये चीज बोल रहा है। अगर हम आपको बताते हैं अगर Q अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तो अगर Q हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई परिमेय संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई पूर्णांक संख्या 3 है,
तो 3 बटे अगर हम 0 कर देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि परिभाषा में बोला है 0 नहीं है, लेकिन हम करके देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 3 बटे 0, तो 3 बटे 0 का मतलब क्या है, 3 में हम 0 से भाग लगाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है। 3 में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा नहीं, 2 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार भी नहीं जाएगा, 4 बार में, ये किसी भी संख्या से जाएगा ही नहीं। तो मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि 3 बार जाएगा, मान के चलना है 3 बार जाएगा। तो शून्य का गुणा जब 3 में होगा तो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ पे आ गया शून्य। अब 3 में से शून्य को घटाएंगे तो आएगा 3। ये क्लियर आपको। फिर हम क्या करेंगे, 3 तो आ गया, फिर हम क्या करेंगे, 3 बार लेके जाएंगे। फिर शून्य का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पे आएगा शून्य, फिर आ गया 3। इसी तरह से एक बार और लेके जाते हैं 3 बार, तो यहाँ पे आएगा शून्य, फिर आएगा 3। तो ये क्रम क्या है, ये क्रम चलता रहेगा और यहाँ पे 3 आता रहेगा। तो ये इसका कभी मान निकलेगा ही नहीं और ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर कोई पूर्णांक है और उसका बटे 0 है तो वो क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है। ये अपरिभाषित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यों 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए क्यों हमारा 0 नहीं होता है यहाँ पे इस परिभाषा में। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगली संख्या जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि परिमेय संख्या संबंधित कुछ तथ्यों को, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या के कुछ तथ्य। परिमेय संख्या के तथ्य। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा अभी भी जब पढ़ी तो हमने बताया P बटे Q के रूप की होनी चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, जहां पे Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो संख्या होती है, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे P के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि P कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे Q पे लगाया गया है। Q पे क्या लगाया गया, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन P हमारा 0 के बराबर हो सकता है। P हमारा क्या हो सकता है कि P हमारा 0 के बराबर हो सकता है। तो P अगर 0 के बराबर ले लिया जाए तो 0/1 ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि अगर 0 में अगर 1 से भाग लगाया जाए तो 0 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ पे आएगा 0 और आ गया 0। तो इसका मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे हमने 0 को 0/1 लिख दिया। तो 0 को हमने 0/1 लिख दिया, यानी P बटे Q के रूप में लिख दिया। तो 0 हमारी क्या हो जाएगी, 0 हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। इसी तरह से हम 0 को और भी संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/10, 0/5, 0/2, 0/15। अब जब भी 0 में हम 10 से भाग लगाएंगे तो 0 बार जाएगा, 0 का गुणा 10 में होगा तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आ गया 0, यानी इसका मान क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसीलिए हमने 0 बराबर 0/10 लिखा है। अब यहाँ पे 0/5, जब 0 में 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0। अगर 5 को हम 0 बार लेके जाएं, 5 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे इसका मान क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसीलिए 0 बराबर इसके लिखा गया, इसका मान 0 है इसीलिए इसके बराबर इसको लिखा गया। ये उसी तरह इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा।
इस तरह इसका भी मान क्या होगा, शून्य होगा। और भी संख्या हो सकती है, 0/1000 भी हो सकता है, इसका भी मान क्या होगा, शून्य होगा। अंश में क्या होना चाहिए, हमारा शून्य होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये चीज आपको पता क्लियर होगी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहां से हम लिख देंगे शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसी तरह बात कर लेते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। इसी क्रम में इसको बात कर लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या हमारी किस तरह की होती हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब यहाँ पे एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 1/1, तो इसे हमने p/q के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अगर ये p/q के रूप में हो गया 1, तो हम क्या कहेंगे, एक हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसी तरह अगर 2 की बात की जाए तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसे हमने p/q के रूप में लिख दिया। 2 को हमने p/q के रूप में लिख दिया, तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। इसी तरह सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ये चीज क्लियर। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की। क्या बात कर लेते हैं, पूर्णांक संख्या की। अच्छा, पूर्णांक संख्या से पहले थोड़ा सा बात करते हैं पूर्ण संख्या की। अभी हमने आपको बताया कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर हम क्या बनाते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी क्रम में आगे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पूर्ण संख्या इसको इस तरह से लिखते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम जानते हैं पूर्णांक संख्या किस तरह से दिखता है। पूर्णांक संख्या दिखता है -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे इतना तो हमने जान लिया, इतना क्या हमारी पूर्ण संख्या है। अब इतने की बात कर लेते हैं, क्या अगर ये पूर्ण संख्या हो गया तो इसको हम जानते हैं पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। सॉरी, ये पूर्ण संख्याएं हैं और ये ऋणात्मक धन पूर्णांक है। तो अगर ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप ही तो पूर्णांक संख्या है। इन दोनों का सम्मिलित रूप ही पूर्णांक संख्या है। तो अगर ये, इसको हम जानते हैं परिमेय संख्या है, इसको बस हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/1। अगर -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, तो -4 क्या हो गया हमारा,
परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि p/q के रूप में इसको हमने लिख दिया और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं -20 की, तो -20 को हम क्या ले सकते हैं -20/1, तो इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो इसी तरह से सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ये चीजें आपको क्लियर। अगर सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो गई तो धन पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है और ऋण पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसी का रूप है, इसी का टाइप है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है, यहां से हमने क्या लिखा कि 0 एक परिमेय संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ये चीजें आपने जान लिया। इसके बाद हमने बात की सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है। ये चीजें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको हम जान लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए जान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हमने पढ़ लिया, परिमेय संख्याओं को हमने जान लिया। अब जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p तथा q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी संख्या दिखती कैसी है उसको देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या इस तरह से दिखती है। जैसे √2, √3, पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √5, इसी तरह से अगर बात कर लें 1 + √5,
ये सभी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या संबंधी तथ्य। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या संबंधी तथ्य कुछ निम्न है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या संबंधी तथ्य, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसको जान लेते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या संबंधी तथ्य। तो इसमें पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य है कि अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे यहाँ पे 16 लिख दिया जाएगा, तो 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है 16, किसकी? 4 की। 4 का अगर वर्ग कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 5 का वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगी 25। तो इसीलिए लेकिन यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या √3, ये इसको हम 3 की घात 2 के रूप में या √3 की घात 2 के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब इनका अगर वर्ग कर दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो जैसे यहाँ पे हमने 25 को लिखा, 25 को हमने 5 का वर्ग बना दिया, तो 25 क्या हो? पूर्ण वर्ग हो गई। लेकिन इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा कि अगर दो परिमेय संख्याओं का योग करें, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि अगर दो परिमेय संख्याओं का योग करें तो प्राप्त योगफल जो होता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो जैसे यहाँ पे 1/2 का योग करते हैं 2/2 में, तो इसका ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या का योग कर रहे हैं तो कितना आएगा? 3/2। ये जो संख्या प्राप्त हुई, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आंसर है हाँ, ये परिमेय संख्या है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे प्राप्त हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। अब इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्या का जो घटाना होता है, दो परिमेय संख्या का जो घटाना होता है, वो जो घटाने से प्राप्त संख्या होती है, क्या वो परिमेय संख्या होती है? अगर यहीं अगर इसको 3 कर दिया जाए और यहाँ पे धन की जगह ऋण कर दिया जाए, तो इस परिमेय संख्या में से इस परिमेय संख्या को अगर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1/2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए हर क्या है? समान हो। अगर दो परिमेय संख्या हो, उनका हर आपस में समान हो, तो अंश आपस में घट जाते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ से एक परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों का जब घटाना किया तो प्राप्त जो संख्या प्राप्त हुई, ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि दो परिमेय संख्याओं का घटाना भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का घटाना
दो परिमेय संख्याओं का घटाना भी एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का घटाना भी एक परिमेय संख्या होती है। अभी यहाँ पे कितने लोग सोच रहे होंगे कि 1/2 में से अगर 1/2 को घटा दें तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, और हमने आपको बताया 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो सेम नंबर में से सेम नंबर घटाएंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो 0 हम जानते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा कि अगर एक परिमेय संख्या हो, अगर एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो तब क्या होगा। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो तब क्या होगा। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जब आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त जो गुणनफल होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसे यहाँ पे 1/2 गुणे √2, 1/2 गुणे √2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/2। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई ये हमें क्या प्राप्त हुई, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हम और सरल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे भी पता चलता है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये जो प्राप्त हुआ ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणा भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां से लिख लेंगे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह से और भी संख्या है, आप गुणा कर सकते हैं। 1/2 गुणे √3, तो ये हो जाएगा √3/2। इसी तरह से 1/4 गुणे √5, तो √5/4। 17/18 गुणे √2, ये हो जाएगा 17√2/18। तो इस तरह की जो संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज आपको क्लियर है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ तक इतना चीजें आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जब पेपर में जाएंगे तो यही सब पूछेगा। तो इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो शायद ये छठा टॉपिक था, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, इसको देख लेते हैं, इसको जान लेते हैं। किस रूप की दिखाई देती है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर से जान लीजिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के
संख्याओं के सम्मिलित रूप को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इसके उदाहरण कैसे होंगे, कैसा दिखाई देगा। तो उदाहरण में जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप में। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम प्राकृतिक संख्या को लिख देते हैं 1 2 3 4, तो ये सभी क्या हमारी परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर आगे बढ़े इस तरफ से -2 -3, तो ये सभी क्या है हमारी परिमेय संख्या। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या है। अब लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा, 5, √7 और यहाँ पे लिख लेते हैं पाई। तो और यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय संख्या जैसे p/q, इस रूप की जो संख्या होगी उसको भी लिख लेते हैं 1/2। तो 1/2, ऋण 17/3, ऋण 18/4। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हम जानते हैं ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरफ जो लिखा हमने ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होंगी आप समझ गए होंगे कि -2 -3 इस तरह की जो संख्या होंगी, 1 2 3 4 5, शून्य भी यहीं ऐड कर लेते हैं, शून्य। और 1/2, ऋण 17/3 इस तरह की जो संख्याएं होंगी ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। इनके सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो अगर वास्तविक संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो कोई एक वास्तविक संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो इन सब में से आप कोई भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं 11/7। 11/7 क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, वास्तविक संख्या। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम जान लेते हैं। फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे संख्यांक को लिखने की लिपि। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वास्तविक संख्याओं को। इसको हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे, स्वयं और एक से कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, संख्या कहलाती है। इतना क्लियर है आपको। जैसे 2 3 5 11 7
तो इस तरह की जो संख्या होती हैं वो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, वो क्या हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर होती हैं। इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो। ऐसी संख्या जिनके केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो। तो इसको लिख लेते हैं अथवा करके, ऐसी संख्या जिनके स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 2, 3, 5, 11, 7, तो इस तरह की जो संख्या होती है, अभी इसका गुणनखंड करते हैं 2 का, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 1, बस इसका एक ही गुणनखंड होगा 1 गुणे 2। तो ऐसी संख्या जिसका केवल स्वयं यानी 2 और 1 के अतिरिक्त और अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो इसी तरह अगर इसको हम 2 से काटें तो केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये दोनों परिभाषा आप लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी दो संख्याएं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 और 7, इनका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 होगा, और 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 7 होगा। अब इन दोनों के गुणनखंड में अगर देखें तो एक दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब दोनों में हो, तो एक इन दोनों में है। तो अगर ऐसी दो संख्याएं आपको मिल जाती हैं जिनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, केवल और केवल एक वाला एक नहीं, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वही हमारी दोनों क्या हो जाती हैं, संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो जाती है। इसको लिख लेते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें या जिनमें लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अन्य लिख दिया तो अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं। अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यह संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 7। अब एक परिभाषा तो इसकी ये हो गई, एक और परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, इसकी एक और परिभाषा लिख लेते हैं। अगली परिभाषा क्या है इसकी, अथवा ऐसी दो संख्याएं
ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा यानी HCF 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा यानी HCF क्या हो, 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 और 7 का अगर मासा ले लेते हैं तो इनका जब मासा लेंगे तो मासा में हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 और 5, और इसमें 1 और 7। तो इनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। तो यहाँ से भी ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या होंगी। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 हो। ये चीज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा देख लेते हैं। इसकी अथवा ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल 1 से कटे, इसको भी लिख सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल एक से कटे, सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 और 3, 5 और 7, 9 और 11। तो इन सब में क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। और ये वाला परिभाषा लगाएं तो इन सब का जो मासा होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अगर ये वाली परिभाषा लगाएं तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? 1 से कट जाएंगे। 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 1 से कट जाएगा, ये भी 1 से कट जाएगा। अगर इसको हम 2 से काटें तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो 1 से दोनों कटनी चाहिए। ये चीज क्लियर है आपको? अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो इनमें से जो आपको सस्ता परिभाषा लगे वो आप लिख लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सभी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो संख्या के प्रकार जो हम पढ़ रहे थे तो वो ये आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।